नमस्कार, राजस्थान हलचल पर आपका स्वागत है। जैसा कि आप विदित है कि हमारे इस प्लेटफॉर्म पे हाल ही में राजस्थान में निकली आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, रीट, अन्य जो भर्ती परीक्षाएं हैं उनमें जो मार्गदर्शन की जो पॉडकास्ट की जो सीरीज चल रही है उसमें आज ऐसे सब्जेक्ट के साथ में और ऐसी एक बहुत बड़े एक्सपर्ट ऐसी शख्सियत के साथ में हम उपस्थित हुए हैं। आज जो ये पॉडकास्ट जो रिकॉर्ड हो रहा है वो है शैक्षिक प्रबंधन जो स्कूल व्याख्याता और जो रीट में है। तो ऐसी शख्सियत हमारे बीच में है जो लगभग 10-12 साल से हजारों हजार बच्चों को सफल मार्गदर्शन प्रदान कर चुके एस यादव सर जी। एस यादव सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हाँ जी, नमस्कार जी, और सभी परीक्षार्थियों को भी मेरा नमस्कार जी। सर, मेरा पहला प्रश्न ये रहेगा कि जो एक नया अभ्यर्थी जो स्कूल व्याख्याता की तैयारी कर रहा हो और एजुकेशनल जो मैनेजमेंट है जो उसने पहले कभी नहीं पढ़ा हो, तो वो सर इस पार्ट की शुरुआत कहाँ से करे और कैसे करे? देखिए, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा, क्योंकि हर बार हजारों और लाखों की संख्या में नए परीक्षार्थी जुड़ते हैं जी। और उनके सामने सबसे बड़ा चैलेंज होता है कि हम अपनी पढ़ाई की शुरुआत कैसे करें। जी जी। ये जो विषय है एक ऐसा विषय है जिसके अंदर बहुत सारे अपडेट्स हैं, बहुत सारी नई शब्दावली है। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि सबसे पहले उनके पास अपनी एक अच्छी शब्दावली स्ट्रॉन्ग करें जिसका बीच बीच में हम प्रयोग करते हैं। और दूसरा, देखिए, इस विषय को पढ़ने से पहले वो अपनी रणनीति बनाई जी कि मुझे कैसे पढ़ना है। जी जी। तो ज्यादा बेटर होगा, क्योंकि रणनीति से ही युद्ध जीता जा सकता है, बाकी रटने रटाने से ऐसे नहीं हो सकता। जी बिल्कुल सही है सर जी। आपने बहुत अच्छा बताया सर। अब आप ये बताएं कि सर जैसे स्कूल व्याख्याता में लगभग अब 4 माह का समय बचा है, तो अब इस बचे समय में भी बच्चों के जैसे हमारे पास में मैसेज आते हैं कि जैसे मैनेजमेंट हमने पहले नहीं पढ़ा, अब इतने कम समय में हम कैसे करें, क्या करें? तो सर ये जो 4 माह का जो अब समय बचा है तो उसमें इस आपके पार्ट की बच्चे कैसे तैयारी करें? हाँ, ये भी एक बहुत अच्छी बात है। देखिए, रणनीति जी। अब आपको कम समय में रणनीति कैसे बनानी है कि आपका स्कोर मैक्सिमम हो सके, आप अपने आप को सफल साबित कर सकें। इसके लिए जरूरी है एक अच्छी रणनीति। रणनीति के लिए कि सबसे पहले देखिए, इसके अंदर पूरे सिलेबस को देखिए। आप जब आप पूरे सिलेबस को देखेंगे जी जी, तो आप उनमें से ये देखिए कि कौन से टॉपिक्स आपको इजी लग रहे हैं, कौन से टॉपिक्स हार्ड लग रहे हैं। तो सबसे पहले हमें शुरुआत करनी चाहिए सरल से जटिल की हो। जी जी। उन चैप्टर के ऊपर ज्यादा फोकस होना चाहिए जो इजी हो। जी जी। और ताकि हमें कॉन्फिडेंस आ जाए, कॉन्फिडेंस आ जाए और डाउन नहीं हो हमारा। बिल्कुल। और कॉन्फिडेंस है ना, ये युद्ध जीतने की पहली सीढ़ी है। पहली सीढ़ी है। दूसरा है इंटरेस्ट जी, क्योंकि फिर हमें इंटरेस्ट भी आएगा कॉन्फिडेंस के साथ साथ, जी, जी। और हम अपना युद्ध आसानी से जीत जाएंगे। जी, जी। ये एक स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। जैसे कि मैंने किताब को लिखा, पहले उन चैप्टर को मैंने लिखने की कोशिश की जो बच्चा आसानी से सीख सके जी। और उनमें कॉन्फिडेंस आए। जो जटिल है, जहां से सवाल कम पूछे जाते हैं, उनको मैंने कम महत्व दिया और उनको अंत में लिखने की कोशिश भी की है। जी जी, धन्यवाद सर। अब सर आप ये बताएं कि जैसे ये पूरा जो आपका सिलेबस है मैनेजमेंट का, स्कूल मैनेजमेंट का, उसमें ऐसे कौन से बिंदु हैं जो अब लगभग 4 माह का समय बचा है, लिमिट सा एक समय है बच्चों के पास में, जिन पे थोड़ा ज्यादा फोकस करना चाहिए इस बचे हुए समय में, जो ज्यादा वेटेज रखते हैं? ऐसे आपके इस एजुकेशनल मैनेजमेंट में कौन से टॉपिक है सर? देखिए, ये भी आपका अच्छा सवाल है। मैं ये कहना चाहूंगा कि रणनीति जो बनानी है ना अपने, इसके अंदर देखिए 3 पार्ट है जी। एक है शैक्षिक परिदृश्य, जी। तो सबसे ज्यादा फोकस उसी पे करना चाहिए। जैसा कि मैंने किताब में एक एनालिसिस किया था क्वेश्चनों का, जी। सबसे ज्यादा जो सवाल पूछे गए राजस्थान के शैक्षिक परिदृश्य, छोटे छोटे इंस्टीट्यूट से जी। और उनमें ज्यादा कुछ मैटर नहीं है, कब उसकी स्थापना हुई, जी। कौन से उसके कार्य है, क्या आज के दिन भूमिका है, ये सारी चीजें। लेकिन ये सारी चीज होनी चाहिए अपडेट के साथ। अपडेट के साथ बहुत बड़ी चीज है अपडेट, क्योंकि हम ज्यादातर देखते हैं कि बच्चों के, मेरे पास भी सवाल आते हैं, सर इसमें क्या अपडेट हुआ। इसीलिए देखिए, मैं थोड़ी किताब को भी डिले कर देता हूँ निकालने में, ताकि मैं मैक्सिमम अपडेट दे सकूं। जी। दूसरा देखिए, एक है आरटी एक्ट 2009। जी। इससे भी मैक्सिमम सवाल पूछे गए। हर बार हर भर्ती में 2, 3, 4 तक भी सवाल पूछे गए हैं। जी, जी। तो उसको बहुत अच्छे से करना चाहिए। उसकी एक अच्छी प्लानिंग के साथ तैयारी करें जी। और उनको चीजों को समझना ज्यादा बेटर है। जी। क्योंकि रटने की चीजें कम आती हैं, समझने की चीजें ज्यादा आती हैं। और मैक्सिमम सवाल इन 2 यूनिट से। अब एक तीसरी बचती है थ्योरी वाली, सैद्धांतिक, वहां से सवाल बहुत कम पूछे जाते हैं। तो उसके ऊपर मैं ये कहना चाहूंगा कम समय में थोड़ा कम ध्यान दें। जी। तो ऐसे रणनीति तैयार करेंगे तो ज्यादा बेटर होगी आपकी।
बच्चों के हिसाब से। जैसे आपने अभी ये अपडेट वाली बताई ना जी, तो मैंने आपकी जो सर की जो बुक है उसका रिव्यू किया था, मैं ये बात अभी नहीं बताना चाह रहा था। तो सर की बुक है उसका रिव्यू आएगा, तो उसमें आप जरूर देखें कि पूरी आपका जो ये पार्ट है जिसकी अपन अभी पॉडकास्ट कर रहे हैं, इसमें PYQ जो पूर्व प्रश्न पत्र है उनकी कितनी महत्ता है, और उनको कोई बच्चा पढ़े तो किस मोड में पढ़े, कैसे पढ़े। देखिए ये भी एक मेरे लिए बहुत ही अच्छा सवाल कहूंगा। मैं हमेशा एक रणनीति के लिए कहता हूँ, आपको जिस क्षेत्र में एग्जाम देना है, जिस विषय को आपको एग्जाम देना है, सबसे पहले परीक्षा में आए हुए प्रीवियस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़ो। इसका मतलब उनको पढ़ने के देखिए 2-3 दृष्टिकोण हो सकते हैं। पहले मेरी नजर में दृष्टिकोण यह है कि आप उन क्वेश्चनों को पढ़ते हैं तो आपके माइंड में ये कंसेप्ट क्लियर हो जाता है कि एग्जामिनर क्या पूछना चाह रहा है, किस तरह के क्वेश्चन पूछना चाह रहा है। जी। तो ये हमारे अंदर होना चाहिए, और जब तक ये चीजें हमारे पास नहीं है ना तो देखिए हम सफलता से थोड़े दूर हो सकते हैं। तो प्रीवियस क्वेश्चन होने चाहिए, इसलिए मैं हमेशा अपनी बुक के साथ एक पूरक पुस्तक निकालता हूँ, प्रीवियस क्वेश्चन। अभी मैं एक जल्दी एक मॉडल क्वेश्चन पेपर भी निकालना चाहूंगा ताकि आगामी भर्ती में किस तरह के सवाल पूछे जाएं। दूसरा देखिए कुछ अभ्यास क्वेश्चन भी देखिए मैं अगली अपनी इसके अंदर लेके आऊंगा, क्योंकि जब सब कुछ पढ़ने के बाद जितना कम समय होता है वहां परीक्षार्थी देखिए घबराने लग जाता है, डर होने लग जाता है। उस समय उसको अभ्यास क्वेश्चन यानी प्रैक्टिस सेट की मैक्सिमम आवश्यकता है, तो मैं पहले नहीं देता। ये एग्जाम के समय के पास ही निकालने की कोशिश कर रहा हूँ, लगभग तैयार हो गई है, लेकिन मैं अभी लॉन्च नहीं करूंगा उसे, थोड़ा सा बाद में, ताकि उसमें अभ्यास हो जाए और उसको ये लगे, इस अभ्यास से ये सोचना चाहिए कि मेरी तैयारी में कौन से टॉपिक कमजोर है। हाँ, और ताकि वो उसको थोड़ा सा और समय दे और अच्छे से तैयारी कर ले अपनी। तो एक ये इम्पोर्टेंट बात है। जी। अब सर आप ये बताएं कि इस विषय में क्या समस्याएं आती हैं, अध्ययन में क्या समस्या आती है? अमूमन ये बच्चों के प्रश्न आते रहते हैं। अच्छा। ये बताइए। देखिए सबसे बड़ी समस्या मैंने पहले कहा था अपडेट की, क्योंकि अपडेट वर्तमान में जो भी हमारी काउंसिल बनी हुई है, जो भी हमारी समितियां बनी हुई है, बहुत सारी संस्थाएं, उनमें क्या क्या अपडेट हो गए, नई चीजों को किन किन को अपनाया गया है। जैसे RSCRT में आए दिन अपडेट होते रहते हैं, नए प्रकाशन होते रहते हैं, तो वो बहुत जरूरी है। और ज्यादातर देखिए सवाल जो पूछे गए हैं ना वो अपडेट वाले जैसे पूछे गए जी, और जो साइट है उनके ऊपर भी हम जाकर ये पता लगा सकते हैं क्या चीजें अपडेट हुई है। तो मैं सबसे ज्यादा फोकस इसमें कहना चाहूंगा आपके माध्यम से सभी परीक्षार्थियों से कि अपडेट का विशेष ध्यान रखना, क्योंकि जब कभी भी यहाँ से सवाल पूछा जाता है ना वो अपडेट को लेकर। दूसरा देखिए पढ़ने के लिए जो प्रॉब्लम्स आती है वो है इसकी शब्दावली हमारे। हाँ, तो मैंने किताब के लास्ट में भी रखा है शब्दावली को, ताकि बच्चा शब्दावली को पढ़े। पहले शब्दों का ज्ञान होगा तभी तो उस पुस्तक को पढ़ पाएगा। और क्वेश्चनों को समझने के लिए भी एक संक्षिप्त शब्दकोश तो होना ही होना चाहिए। किसी भी विषय के अंदर देखिए हमें गहराई से जाना है, समझना है, किसी चीज को एनालिसिस करना। अगर शब्दों के नॉलेज नहीं है, जिस कई बार बच्चे मेरे पास आते हैं वो पता कैसे सवाल पूछते हैं, वो पूछना कुछ चाह रहा है, बोल कुछ और ही रहा है। तो इसका मतलब है कि उसको बेसिक नॉलेज नहीं है। फिर मैं उनको समझाता हूँ, बताता हूँ कि आपको ऐसे नहीं, ये सवाल ऐसे पूछना चाहिए, इस तरह से पूछना चाहिए। तो 2 चीजों को विशेषकर याद रखना, अपडेट और दूसरा एक शब्दकोश। फिर कोई हार्ड नहीं है, ये विषय एक ऐसा संक्षिप्त विषय है जिसमें मैक्सिमम स्कोरिंग विषय 100%। पहले तो देखिए फर्स्ट पेपर में स्कोरिंग यही था, 15 क्वेश्चन आते थे। अब थोड़ा सा इसका वेटेज कम हो गया है कि 10 क्वेश्चन आए पिछली भर्ती में। अब मनोविज्ञान को जोड़ा है तो 1-2 सवाल ऊपर नीचे और भी हो सकते हैं, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन फिर भी हमें देखिए एक भी सवाल गलत नहीं होना चाहिए। जब सिलेबस छोटा हो, जब मैटर कम हो, सवाल गलत क्यों हो? जब इतना बेटर आपके लिए देखिए लिटरेचर मार्केट में अवेलेबल है तो क्यों न हम उसको पढ़े। जैसे जीके की बात करें तो कई बार परीक्षार्थी के सर हमने खूब पढ़ा फिर भी गलत। देखो जीके तो अनलिमिटेड है। क्यों है अनलिमिटेड? क्योंकि हमारी पहुंच से बाहर भी हो सकती है। बिल्कुल, क्योंकि हमारा लिटरेचर वहां तक का नहीं हो हमारे पास। लेकिन ये ऐसा विषय है जो 100% आप इसमें अच्छा स्कोर कर सकते हैं जी। और कोई प्रॉब्लम नहीं है, केवल आपकी एक एनर्जी होनी चाहिए पॉजिटिव। मैं तो यही कहता हूं कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, एक पुरानी कहावत। बिल्कुल तो जब तक व्यक्ति की सोच पॉजिटिव नहीं होगी ना वो आगे नहीं बढ़ सकता। मैनेजमेंट भी यही है सर, यही मैनेजमेंट है कि हमें टाइम का मैनेजमेंट कैसे करना है कम समय में। जी। और विषय वस्तु बड़ी है तो उसका मैनेजमेंट कैसे करता है, कम समय में मैक्सिमम अचीवमेंट कैसे प्राप्त करें। जी सर। अगला मेरा प्रश्न ये है कि सर जैसे जो स्कूल मैनेजमेंट का जो पार्ट है, एजुकेशन मैनेजमेंट, इसमें जो टेस्ट सीरीज इसकी कितनी महत्ता है?
और यदि कोई बच्चा यदि टेस्ट सीरीज ले तो अब जो बचा हुआ 4 महीने का समय, इसको किस मोड में लें, वो यूनिट वाइज लें या वो साप्ताहिक लें या वो मासिक लें, तो आपके मुताबिक उसको कैसे लें और कितनी महत्ता है? देखिए, टेस्ट सीरीज की ये है कि मार्केट में हर तरह की टेस्ट सीरीज अवेलेबल होती है। कुछ साप्ताहिक होती है, कुछ मासिक होती है, या कुछ यूनिट वाइज होती है। वो बच्चे के ऊपर डिपेंड है कि उसको किस तरह की प्रॉब्लम महसूस हो रही है, उस तरह की टेस्ट सीरीज उसको लेनी चाहिए। और टेस्ट सीरीज से देखो उसमें कॉन्फिडेंस आता है अगर सवाल अच्छे होते, लेकिन इस कई बार लूज कॉन्फिडेंस भी होने के चांसेज है, क्योंकि बनाने वाला कई बार क्या है कि ऐसे सवाल बनाने की कोशिश कर लेता है जो बच्चे को नहीं आते हो, उसके आसपास नहीं हो, चलो उल्टे सीधे सवाल बनाते हैं, तो बच्चे का लूज कॉन्फिडेंस भी हो सकता है। तो ये भी ध्यान रखें टेस्ट सीरीज का चयन करते समय कि बनाने वाला व्यक्ति योग्य है या नहीं है। हाँ बिल्कुल सर, इसको ध्यान जैसे सर ने ये बिल्कुल सही बताया कि आजकल कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म भी हैं जहाँ जो आरपीएससी का जो पैटर्न है उससे कोई मतलब नहीं है, उसको कोई मतलब और नहीं होता, वो बाकी यूं ही उल्टे पुल्टे डालते हैं कि ये मेरी स्टैंडर्ड है, बच्चों का मोरल डाउन हो जाता है। जी, कई बार बच्चे भी मेरे पास लेके आते हैं इस तरह के सवाल, तो मुझे भी हंसी आ जाती है उन चीजों को देख के। बाकी स्तरीय होनी चाहिए, जो बच्चा टेस्ट सीरीज ले वो स्तरीय होनी चाहिए। टेस्ट सीरीज हो ना, उसके अंदर सवाल ऐसे होने चाहिए जो बच्चे के सोचने पे मजबूर है, उसको निर्णय लेने में थोड़ी सी कठिनाई महसूस हो, ताकि वो उस पर चिंतन करे। जी। अब सर आप ये बताएं कि जैसे ये जो पार्ट है इसमें यदि बच्चा रिवीजन करे तो रिवीजन कैसे करे, इसमें क्या तरीका हो रिवीजन का? सबसे आसान तरीका है इसमें, एक तो तथ्यात्मक चीजें ज्यादा है। जो तथ्य याद नहीं हो रहे ना, उनको एक जगह लिख लो, आप लिख लेना चाहिए और बार बार रिवीजन कर लेना चाहिए। एक दो बार पढ़ेंगे तो याद हो जाता है। सुबह उठते ही रिवीजन कर लिया, शाम को सोते समय रिवीजन कर लिया 10-5 मिनट, तो तथ्यों का कलेक्शन हमने कर लिया है, तो रिवीजन कर सकते हैं। और तथ्य जब हमारे पास देखिए कलेक्शन है, रिवीजन हो जाता है, तो कॉन्फिडेंस अपने आप आ जाएगा। और कंसेप्ट को देके समझने के लिए तो मैंने किताब को बहुत विस्तृत और व्यापक लिखने की कोशिश करता हूँ। बच्चा बुक को पढ़े और समझ जाए। किताब का मतलब ये होता है कि किताब खुद कहे कि मैं क्या हूँ, ऐसी भाषा में लिखी जाए। भाई वो थोड़ी सरल भाषा में, सरल भाषा के साथ साथ प्रसन्नों की शैली में भी होनी जरूरी है। ऐसा ही नहीं होना चाहिए ना, अप्रोचेबल भी हो जी। ऐसा नहीं होना चाहिए कि सरल ही सरल कर दिया और पेपर में क्वेश्चन आ जाए, जटिल भाषा आ जाए तो बच्चा तो घबरा जाए। बिल्कुल, तो दोनों चीजों को तालमेल बिठाना बहुत जरूरी है, ये भी होना चाहिए। जी सर जी। अब सर बताएं कि ये जो जिस पार्ट की अपन बात कर रहे हैं, इसका विशेष तौर से फर्स्ट ग्रेड में और रीट में, इनमें कितना महत्व है? चयन में, सिलेक्शन में कितना महत्व है इसका? देखो मैं तो यही कहना चाहूंगा, चयन ही ये विषय करवाता था पहले तो। बिल्कुल सर, एचएम तो हमने खुद ने दिया, एचएम में भी, सेकेंडरी एचएम में भी यही करवाता था जी। क्योंकि ये एक निर्णायक विषय के रूप में इसमें ये होता है कि इतने सवाल आएंगे तो मैं इतने 100% कर दूंगा। तो चयन में तो योगदान है ही है, और रणनीति में भी इसका बहुत बड़ा योगदान है। छोटा सिलेबस है जी, कम समय में अचीवमेंट ज्यादा है जी। तो सिलेक्शन के लिए तो एक बेटर विषय कह सकते हैं हम इसको। जी सर। अब सर मेरा अंतिम प्रश्न ये रहेगा जी कि अंत में आप जो ये तमाम जो अभ्यर्थी हैं और जो ये आरपीएससी में जो रणस्थली है, इसमें जो जुटे हुए योद्धा हैं हमारे तमाम राजस्थान के और राजस्थान से बाहर के, उन योद्धाओं को आप अंत में क्या कहना चाहेंगे सर, क्या मैसेज देना चाहेंगे? जी, मैं यही कहना चाहूंगा कि अब समय कम है जी, तो अब मेरे जो सारे योद्धा हैं, परीक्षार्थी हैं, वो कुशल योद्धा है, स्किल डेवलप हो चुकी है अब उनमें, और वो लड़ने के लिए तैयार खड़े हैं। तो लक्ष्य जब सामने है तो क्यों कमी रखें, पूरी स्ट्रेटेजी से, पूरी रणनीति से अपनी देखिए कुशल योद्धा की तरह लड़ना है और सफल होना है। और एक राजपत्रित पद पर देखिए आप अपने आप को सुशोभित करें तो बहुत अच्छी बात होगी। और मुझे बड़ा गर्व होता है जब कोई मुझे, मेरे साथी परीक्षार्थी आके कहते हैं सर मेरा सिलेक्शन हो गया, तो मैं बहुत बड़ा खुश होता है, क्योंकि शिक्षक ही वो है जिसको बड़ी खुशी होती है अगर उनके पढ़ाए हुए या उनके साथियों का यदि सिलेक्शन होता है। तो दूसरी एक चीज और भी है, मेरी एक कोटेशन किताब पे भी चलती है, मैं यही कहना चाहूंगा, लक्ष्य न ओझल होने पाए कदम मिलाकर चल, सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी आज नहीं तो कल। बिल्कुल बिल्कुल तो सर, क्या बात है। यही मैं मैसेज देना चाहूंगा, जुट जाओ अच्छे से तैयारी से और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की पूरी जी जान कोशिश करो, और युद्ध ऐसा लड़ो कि ये अंतिम युद्ध हो अपना। सभी को मेरा नमस्कार और सभी को शुभकामनाएं। इस चैनल के माध्यम से आपके द्वारा बहुत अच्छा प्रयास किया जा रहा है, उसके लिए भी मैं ये कहना चाहूंगा कि आप सराहनीय कार्य कर रहे हैं और हर बच्चे तक या हर परीक्षार्थी तक एक अप्रोच बना रहे हैं, उसके लिए भी आपको भी धन्यवाद देना चाहूंगा।
जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। वैसे सभी को नमस्कार सर, जैसे जो हमारे बड़े भाई हैं उनके मोटिवेशन से मैंने ये सीरीज शुरू की है और ये आप लोगों के सहयोग से ये सीरीज चल रही है। इसका मेन उद्देश्य ये कि राजस्थान में जो गांव ढाणी में ऐसे भी कई बच्चे बैठे हुए हैं जो किसी प्लेटफॉर्म से, किसी कोचिंग से नहीं जुटे हुए हैं, और उनके पास में क्या है कि सर एक्चुअली कंटेंट खूब है हर जगह, पर उनको ये नहीं पता मेरे पास में इस पॉडकास्ट में वही क्वेश्चन शामिल किए जाते हैं जो बच्चों के आते हैं। तो बच्चों के विश्वास पे खरा उतरना भी एक बड़ी बात है। तो हमारे बीच में एक ऐसी शख्सियत थी, मैं सर को पर्सनल तौर से जानता हूँ, इनकी बुकें मैंने खुद ने पढ़ी हैं जो सेकेंडरी HMT एग्जाम के दौरान। तो पिछले 10-12 साल से पूरे राजस्थान में मेरी नज़र में स्कूल मैनेजमेंट, एजुकेशन मैनेजमेंट में बहुत बड़े एक्सपर्ट हैं आप। और लेखन तो खैर बिल्कुल मक्खन है आपकी जो बुक है। कुछ ही दिनों बाद में सर की जो बुक है उसका रिव्यू बहुत जल्द आप सबके बीच में, एक जो ऑब्जेक्टिव टाइप इनकी जो कलाम पब्लिकेशन से आ रही है वो, और इनकी डिस्क्रिप्टिव टाइप है, वो दोनों बुकों का शानदार जो सर है वो बुक रिव्यू मेरी इस प्लेटफॉर्म पे आने वाला है। और बहुत अच्छी मैंने खुद को अध्ययन किया है पुस्तक, और फिर जो उसमें मुझे जो अच्छाइयाँ लगी वो इस प्लेटफॉर्म पे आपको बताने जाएंगे। और पुणे अभ्यर्थियों को इस प्लेटफॉर्म पर बने रहने के लिए बहुत बहुत आभार। और मेरा एक ये भी निवेदन रहेगा कि आगामी समय में अब कौन सा जो सब्जेक्ट है फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड अन्य भर्ती परीक्षाओं का, उसका पॉडकास्ट लाया जाए, तो आप ये फीडबैक भी दें, हम और अच्छा क्या कर सकें। और पुनः आप सभी का बहुत बहुत आभार, और हमारे बीच में SS यादव सर, आपका बहुत बहुत आभार सर। नमस्कार जी, और सभी को शुभकामनाएं मेरी तरफ से। धन्यवाद जी। धन्यवाद सर।